याद करने वाली सिर्फ दो चीज है। एक तो ये है कि ये साइनोटिक तो है ही है, ठीक है, इसमें हार्ट फेलियर भी है, जैसे कि हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट में था। लेकिन एक चीज जो है ना वो इसमें एक्स्ट्रा होगी। वो क्या होगी जी? इसमें आपकी मरमर आएगी। मतलब अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज विद हार्ट फेलियर आ रही है एक नियोनेट में और मरमर नहीं है तो HLHS होगी। अगर मरमर आ गई है तो यू विल थिंक ऑफ प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एक चीज ये याद रहेगी आपको, इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कि ये टॉपिक ऑब्वियसली आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, इससे कोई ऐसी ज्यादा नहीं है चीज जो याद रखने वाली है। याद रखने वाली चीज सिर्फ ये थी कि आपको ये पता हो कि इसमें और HLHS में फर्क कहाँ पे है। आपने HLHS में एक चीज याद रखनी है आपने कि आपकी राइट जो है ना वेंट्रिकुलर पैरास्टेनल हीप होती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है ना। और प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में आपने ये याद रखना है कि इसमें आपकी एक तो मरमर लेफ्ट अपर स्टेनल बॉर्डर पे आ रही होती है और लेफ्ट पैरास्टेनल हीप होती है। Sir, left parasternal heave and right ventricular heave are one and the same thing. एक ही चीज है, एक ही है। मैं सिर्फ आपको डिसाइफर करना बता रहा हूँ। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हीव आती है ना जी। ये बात यानी कि अगर आपकी साइनोसिस आ रही है हार्ट फेलियर के साथ और मरमर कोई नहीं है, ठीक है, तो आप HLHS सोचेंगे। मरमर आ गई है तो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन सोचेंगे। क्लियर? इसमें और कोई चीज याद रखने वाली नहीं है इसमें। आगे चल रहा हूँ। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। यहाँ तक आपको क्लियर है? साइनोटिक हार्ट डिजीज सारी हो गई है हमारी। क्लियर हुई है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बाकी भी प्लीज बताइए मुझे। अब SPT की तरफ जा रहा हूँ मैं। SPT में आपने क्या चीज याद रखनी है? अगर मैं कहीं पे ना लिख दूं ताकि आपको चीजें याद भी रहे वरना फायदा नहीं होगा, गुजरते मैं जाऊंगा। एक मिनट दे मुझे। एक तो SPT में आपने याद रखना सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है। इसमें आपका हार्ट रेट मोर देन 180 होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो याद रखना कि अगर इसका हार्ट रेट मोर देन 240 हो जाए, ठीक है, प्लस हार्ट फेलियर और हेपेटोमेगाली, ये भी SPT की फाइंडिंग में आ सकता है। होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। होता ये क्यों है? अगली बात ये आ सकती है जी।
इसके रीजन है। नंबर 1, याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं गया, लेकिन मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि आपको पता हो कि ये हो क्यों रहा है। री एंट्रेंट विद एक्सेसरी पाथवे, ये री एंट्रेंट आपके जो इम्पल्सेस होती हैं विद एक्सेसरी पाथवे। नंबर 2, आपकी री एंट्रेंट इम्पल्सेस होती हैं विदाउट एक्सेसरी पाथवे। और नंबर 3, एक्टोपिक इम्पल्सेस होती है जिसकी वजह से हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो जाती है। 3 चीजें इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे भी डिटेल्स हैं। जो ये री एंट्रेंट विदाउट एक्सेसरी पाथवे है ना, ये वाला, इसमें आगे बहुत डिटेल है, ठीक है। इसमें आपकी मल्टीफोकल आर्टीरियल टैकीकार्डिया भी आता है, जंक्शनल एक्टोपिक टैकीकार्डिया भी आता है। इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रेट रखूंगा, ठीक है, ताकि आपका जो आईएमएम के लेवल तक वाली बातें हैं ना, वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। सिर्फ ये चीजें इतनी सी याद रखनी है कि 3 तरीके से हो सकता है। अब नॉर्मली ये देखिए, नॉर्मल कंडक्शन जो होती है ना, एसए नोड से गई एवी नोड पे, और एवी नोड ने फिर आगे दी, या एसए नोड से डायरेक्ट आपकी लेफ्ट एट्रियम हो गई। अब री एंट्रेंट ट्यूब क्या होती है कि आपकी एसए नोड अलग है, ठीक है, ये ऑटोमेटिज्म है, ये बार 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 हो ही जा रहा है, उसकी वजह से आपका एसवीटी हो जाता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये बात समझ लग गई है? इतनी सी बात समझ लगी है? जी सर। होता है इसमें क्या है कि आपके एक तो हो जाता है जी नैरो क्यूआरएस, नंबर 1। नंबर 2, टी वेव वेरिएबल होती है। क्यूआरएस नैरो जाहिर बात है इसीलिए होगा क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और पी वेव वेरिएबल इसलिए होगी क्योंकि आपके एट्रिया को भी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और हार्ट रेट आपका 180 से ऊपर होगा। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है फॉर एसवीटी। याद रहेंगी ये 3 चीजें? अब इसका एमसीक्यू किस तरह से आता है कि पेशेंट आता है विद एब्सेंट पी वेव्स एंड नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस विद इंक्रीज्ड हार्ट रेट। याद रहेगा कि ये एसवीटी है। रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। अब अगली चीज जो इसमें याद रखने वाली है ना, वो है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी इसका। ट्रीटमेंट कैसे याद रखना है? ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि अगर तो सिंपल ये याद रखना है कि हार्ट फेलियर है ना बच्चे को, अगर तो हार्ट फेलियर आ गया है तो आप कुछ और नहीं सोचेंगे, यू विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स डीसी कार्डियोवर्जन। अब इसका एमसीक्यू किस तरह आया हुआ है कि आपके पास एक बच्चा आता है विद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बायलैटरल क्रेप्ट्स हैं, पैल्पेबल लिवर है, परफ्यूजन उसकी कम है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? अब क्या होगा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बताइए मुझे, बताइए प्लीज। डीसी कार्डियोवर्जन। ठीक है, हार्ट फेलियर आपने चेक किया है इसमें, इसलिए फिर आपने डीसी कार्डियोवर्जन चूज किया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि अगर एक बच्चा है आपका स्टेबल, अन्य से लिखते हैं, स्टेबल में सबसे पहले आप करेंगे मनूवर्स, वेगल मनूवर्स, ताकि आपकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़े और आपका हार्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाए।
वेगल मैनूवर्स में क्या क्या आता है कि आप अगर ओल्डर चाइल्ड है उसका फेस जो है वो कोल्ड वाटर में डाल सकते हैं, वेलसेल्वा मैनूवर कर सकते हैं, आइस बैग रख सकते हैं फेस ऑफ इन्फेंट पे, ठीक है, ये बात याद रहेगी। जी याद सर। रहेगी। दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि आपके जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है इसमें वो एडिनोसिन होगी और विरेपामिल होगी। एडिनोसिन आप रैपिडली देते हैं, एडिनोसिन एंड विरेपामिल, ये याद रह जाएगा। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है, जब आपने स्टेबल पेशेंट का रिस्टोर कर लिया रिदम, रिस्टोर कर लिया आपने रिदम, फिर आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रिस्टोरेशन कि आपने वेगल ब्लू कर दिए और आपने स्टेबल कर लिया बच्चे को एडिनोसिन विरेपामिल देके, अब आप क्या करेंगे, अब आपका जो मेन स्टे होगा दैट विल बी बीटा ब्लॉकर्स। जो मेंटेनेंस थेरेपी है एसवीटी की, वो बीटा ब्लॉकर्स मेन स्टे है इन मेंटेनेंस थेरेपी, याद रहेगा ये। जी सर। इसके अलावा डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये पूछी नहीं गई चीजें जिसमें मैं ज्यादा कर रहा हूँ ना फोकस, ठीक है, वो चीजें पूछी गई हैं। डाइजॉक्सिन और विरेपामिल जो है वो भी दे सकते हैं आप आफ्टर रिस्टोरेशन। इसके अलावा दो तीन चीजें और अगर ध्यान में रखनी है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कि अगर टैकीकार्डिया है तो आप प्रोकेनामाइड वगैरह दे देंगे, और बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अगर मैं एसवीटी को थोड़ा समराइज करूँ यहाँ पे, एक चीज तो आपको याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ईसीजी कैसी आएगी। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर होगा तो क्या करेंगे, स्टेबल होगा तो क्या करेंगे, आफ्टर रिस्टोरेशन क्या चीज है, वो मेन स्टे है मेंटेनेंस थेरेपी की, वो बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो यही आपकी सारी की सारी चीजें हैं जो आपको एसवीटी के बारे में पता होनी चाहिए, याद रहेंगी ये चीजें जी। क्लियर है तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलूंगी। उसके बाद आ जाता है जी एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में आपने सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, पूछा नहीं गया कभी, लेकिन जो याद रखने वाली है उसमें तीन चीजें हैं। एक है इसमें शॉर्ट पैटर्न होता है ईसीजी का, नंबर वन। नंबर टू, स्टेबल पेशेंट में क्या करना है और हार्ट फेलियर में क्या करना है। हार्ट फेलियर में अगर एट्रियल फ्लटर के साथ आए है तो इसमें भी आप क्या करेंगे जी, बता दीजिए मुझे। डीसी कार्डियो वर्जन। एग्जैक्टली। और अगर स्टेबल है बच्चा तो फिर इसका निमोनिक है सिंबल वी एबीसी। वेगल मैनूवर्स, एडिनोसिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डाइजोक्सिन, याद रहेगा। याद रहेगा। जी सर। और मेंटेनेंस में इसमें क्या देना है, उसमें मेंटेनेंस में क्या था मुझे बताइए प्लीज। स्टेबल है बच्चा तो फिर इसका निमोनिक है सिंबल वी एबीसी। वेगल मैनूवर्स, एडिनोसिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डाइजोक्सिन, याद रहेगा। याद रहेगा।
जी सर। और मेंटेनेंस में इसमें क्या देना है? उसमें मेंटेनेंस में क्या था मुझे बताइए प्लीज। एसपीटी की मेंटेनेंस थेरेपी क्या थी? प्रोप्रानोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स। एग्जैक्टली। और एट्रियल फ्लटर की मेंटेनेंस आपकी होगी प्रोकेनामाइड या फिर एम्योडरोन। जब क्या जी ए से आ गया, वी से आ गया वेगल मैनूवर्स, ए से आ गया आपका एडिनोसिन, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी से डाइजॉक्सिन। याद रहेगा जी? फ्लटर याद रहेगा आपको सबको? इतनी चीजें याद मैंने लिख दी है। यस लिखिए तो मैं आगे चलता हूँ। फिर आ जाते फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन आपको सबको पता है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, ये सबको ही पता होता है, शुगर वो नहीं है। इसमें आपने जो चीज याद रखनी है ना, एक तो याद रखना है, सॉरी, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये सबको पता है वैसे? मुझे बताइए, अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसे, सबको ही पता होता है, शुगर वो नहीं है। फिर आ जाते हैं फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन आपको सबको पता है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, ये सबको ही पता होता है, शुगर वो नहीं है। इसमें आपने जो चीज याद रखनी है ना, एक तो याद रखना है, सॉरी, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये सबको पता है वैसे? मुझे बताइए, अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसे बता देता हूँ, वरना ये एक अंडरस्टूड बात है, इसकी ईसीजी सबको आती होती है। बताइए प्लीज, अगर तो आती है तो मैं नहीं बताता, अगर नहीं आती तो मैं इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये ईसीजी मुझे निकालनी पड़ेगी, एक मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ यहीं पे। डेल्टा वेव होती है कि जो आपकी, ये कौन सी है जी? ये पी वेव है, ठीक है। दिस इज क्यू आर एस एंड दिस इज टी। पी आर इंटरवल छोटा हो जाता है, ठीक है, क्यू आर एस बड़ा हो जाता है, यानी कि आपका वेंट्रिकल बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और स्लर्ड अपस्ट्रोक ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, आहिस्ता आहिस्ता, ये बीच में एक लैग सा आ रहा है ना, ठीक है, ट्रेन देखो ये ना इजी जहाँ पे बना हुआ ना, सॉरी, ECG can't be viewed. आपको नजर नहीं आ रही ईसीजी? ईसीजी नजर नहीं आ रही आप सबको जी? नो सर, नहीं आ रही। एक मिनट दीजिए मुझे, अभी आ जाती है। अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। अच्छा सॉरी, मैं समझ तो आ रही है आपको। ये देखिए ना, इसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं बताइए। पी आर इंटरवल जो है वो क्या हो गया? स्मॉल PR इंटरवल है, ये स्लरिंग ऑफ द, ये स्लरिंग आ गई, डेल्टा वेव जैसे बोलेंगे। और तीसरी क्या चीज थी? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है। यही तीन चीजें हैं आपकी जो इसमें आएंगी, ठीक है।
अच्छा जी, एक मिनट दें मुझे, इसको मैं कैसे करना है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया आपके पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक तो चीज ये याद रखनी है कि इनमें फर्क है। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है? एक मिनट दीजिए मुझे, आवाज आ रही है सबको? मेरा माइक असल में नहीं गया था। जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है कि एक तो चीज ये याद रखनी है कि अगर मोर देन 3 प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाए ना, हार्ट रेट मोर देन 120 हो, दो ऐसे क्राइटेरिया, हार्ट रेट ऑफ मोर देन 120 प्लस मोर देन इक्वल टू 3 प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो फिर ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया शुरू होता है। ठीक है, इसमें जो चीज याद रखने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कि अगर तो वही वाली बात है, अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन करनी है, ये शॉकेबल रिदम है। ठीक है, अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन, अरेस्ट में है तो एम्यूडरोन। ठीक है, और स्टेबल है तो फिर भी एम्यूडरोन। फर्स्ट लाइन इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में फर्स्ट लाइन आपकी एम्यूडरोन, याद रहेगा? जी सर। सबको याद रहेगा? क्लियर है सबको? तो यस लिखिए, नहीं क्लियर तो बताइए मुझे, फिर मैं अगली चीज पे जाऊंगा। अरेस्ट में और स्टेबल पेशेंट दोनों में इम्यूनोड्रोन लीजिए। ठीक है, आगे चलो। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर मोर देन 3 प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएं, हार्ट रेट 120 से ऊपर हो, तो आपने वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया सोचना है। अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन, अगर स्टेबल है, ये कार्डियक अरेस्ट में है तो इम्यूनोड्रोन। ठीक है डॉक्टर उस्मान? अगली चीज है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में कुछ चीजें जो आपने याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक मिनट, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम आपके 3 तरह के होते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है, एक नंबर लिख दूं कहीं पे, 1 2 and 3। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, क्यूटी इंटरवल जो होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि क्यूटी इंटरवल क्या होता है। अब इसमें जो QT1 है, इट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड या एक्सर्शन की वजह से होता है। ये चीज याद रखनी चाहिए, पूछी नहीं है लेकिन ये पूछी जा सकती है। 3 जो है वो रेस्ट पे होता है या स्लीप पे होता है, और जो 2 है उसका पोस्टपार्टम से रिलेशन है, पोस्टपार्टम पीरियड पे, या फिर ऑडिटरी ट्रिगर होता है कि आवाज की वजह से। एक तो ये चीज याद रखने वाली है। एक दफा बच्चा जो है एकदम सिंकोपी में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। ठीक है, इसमें आपने 2 तरह के जीनोटाइप्स जो है ना, वो तो ये हैं आपकी, और 2 सिंड्रोम्स इसमें याद रखने हैं। 2 सिंड्रोम्स कौन कौन से? एक है जर्विल लैंग
नियल्सन सिंड्रोम और एक है रोमैनो वॉर्ड सिंड्रोम। याद रहेगा, नाम मैं बोल रहा हूं, जर्वल लैंग नियल्सन सिंड्रोम और एक है रोमैनो वॉर्ड सिंड्रोम। जर्वल लैंग नियल्सन सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव है और इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होता है। रोमैनो वॉर्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इसमें कोई सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं होता, लेकिन दोनों केसेस में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होती है। याद रहेगी ये बात? बताइए प्लीज। जी जी सर। अगली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये है कि सबसे पहले आएंगे आपके बीटा ब्लॉकर्स। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम का वो क्या है बताइए? बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आपके प्रोपेनोलॉल है, जिसमें आपका नेडोलॉल है, अटीनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, ठीक है, हमारे यहाँ एनरॉल के नाम से आता है, ठीक है। तो अगर वो पूछते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का ट्रीटमेंट क्या है, आप प्रोपेनोलॉल कहेंगे। हाँ, लेकिन अब वही वाली बात, यहाँ पे दोबारा वही वाली बात है कि अगर एक बच्चा आपके पास वेंट्रिकुलर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम वगैरह के साथ आ गया है, ठीक है, और आपको वो बताते हैं कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम टाइप 3 है ये वाला, इस केस में आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। 3 में आपका ट्रीटमेंट ही फर्क है। इस केस में आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है मैक्सिलिटी। याद रहेगा?